हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम मोहम्मद आरिफ। आई वेलकम यू बैक टू द चैनल स्नैप सॉल्व। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, हमने अब तक प्लेन मिरर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आज मैं एक नया और धमाकेदार टॉपिक तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, एकदम मजा आ जाएगा टॉपिक में। मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं आज एक टॉपिक अच्छा वाला, जिसका नाम है मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो हो जाओ तैयार, निकाल लो अपनी नोटबुक और पेन। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ओके डियर स्टूडेंट, अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने प्लेन मिरर के बारे में रिफ्लेक्शन तो पढ़ा हुआ है, यानी कि जब कोई प्लेन मिरर के पास किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर, है ना, रेस टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो प्लेन मिरर एक इमेज फॉर्म करता है, एक इमेज फॉर्म करता है ना। लेकिन अगर यही प्लेन मिरर एक की जगह दो या दो से ज्यादा हो तो ये जो इमेज का नंबर है ये भी एक से बढ़कर ज्यादा हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि हमारा जो प्लेन मिरर है, लेट सपोज हम दो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो दो प्लेन मिरर हैं, फॉर टू प्लेन मिरर्स, ठीक है, फॉर टू प्लेन मिरर्स, तो हमारे पास जो दो प्लेन मिरर्स हैं ये किसी भी एंगल पर हो सकते हैं, किसी भी एंगल पर। ये 0 डिग्री पर हो सकते हैं यानी कि पैरेलल हो सकते हैं, ये 90 डिग्री पर हो सकते हैं यानी कि परपेंडिकुलर हो सकते हैं एक दूसरे के, ये किसी और एंगल पे भी हो सकते हैं 0 या 90 के अलावा, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, एनी एंगल इट कैन बी देयर। सो लेट्स सपोज कि हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि व्हेन मिरर्स आर पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल यानी दोनों के बीच में कितना एंगल हम ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आ रही मेरी बात। हम क्या बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, जिसमें हमने पढ़ा कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, एक इमेज बनती है। लेकिन हम जब प्लेन मिरर को, दो तीन प्लेन मिरर को, दो या दो से ज्यादा प्लेन मिरर को एक साथ रखते हैं तो मल्टीपल इमेज बनती है। और हम उसी मल्टीपल इमेज की बात कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं फॉर टू प्लेन मिरर्स, ठीक है, यानी कि दो प्लेन मिरर अगर किसी एंगल पर रखे जाएं तो कितनी इमेजेस बनेंगी और कैसे बनेंगी, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूं। उसमें हमने पहला केस लिया है कि अगर मान लें कि दोनों ही जो हमारे पास मिरर है वो पैरेलल है, यानी कि एंगल उनके बीच में क्या है, 0 डिग्री। सो लेट्स सपोज दीज आर द मिरर्स, दिस इज मिरर 1, ओके, एंड दिस इज मिरर 2। लेट्स सपोज दिस इज मिरर 2। नाउ लेट्स सपोज देयर इज अ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन दीज मिरर्स, बिकॉज अगर हम यहां पर और यहां पर रखेंगे तो इमेज बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि है ना ये पॉलिश है, तो पॉलिश है तो इमेज कहां से बनेगी, नहीं बन पाएगी। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर कहीं पर भी इन बिटवीन। लेट्स सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। मान लिया कि एक मिरर यानी कि M2 और M1 दोनों से मान लेते हैं कुछ अलग अलग डिस्टेंस मान लेते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है। दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अभी तक हमने कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं देखा, अब हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। बेसिक जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उन्हीं का यूज करके हमें इमेज फॉर्मेशन यहां पर देखना है। सो अगर मैं मिरर 1 की बात करूं तो मिरर 1 इस ऑब्जेक्ट से कैसे इमेज बनाएगा। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जब भी कभी इमेज फॉर्मेशन होता है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दो रेस इमेज फॉर्म करने के लिए मीट होनी चाहिए किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज वन रे फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड वन रे दिस परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है, नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बनाती हुई, ठीक है। ये दो रेस, ये बाय डिफॉल्ट एक रे है जो हम परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर एक ये रे ली और एक ये रे ली। अब ये दोनों रेस इससे टकराएंगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये वाली रेस तो टकरा के ऐसे आ जाएगी वापस उसी पाथ पर, ठीक है। तो मिरर को क्या लगेगा, पीछे से कहीं से इमेज आ रही है, पीछे से कहीं से रे आ रही है, ठीक है। और ये वाली रे भी इधर की तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मिरर को क्या लगेगा, पीछे से कहीं रे आ रही है। भाई मिरर को थोड़ी पता है कि कहां से रे आई है, ये रिफ्लेक्ट होके आई, मिरर को क्या लग रहा है, पीछे से कहीं। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर
बन गई। लेट्स सपोज दिस इज इमेज 1। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इमेज 1? बिकॉज देयर विल बी मोर इमेजेस। अभी तुमको समझ में आएगा कि यहां पर और भी इमेजेस बनेंगी। कैसे बनेंगी बताता हूं। नाउ सी एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, जब ये रे वापस ऐसे जाकर, ठीक है, किसी पॉइंट से टकराएगी, किसके, मिरर 2 से वापस टकराएगी, तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये प्रोसेस क्या है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही अगर मान लो कितना भी, हमने लेंथ की तो कोई बात नहीं की मिरर की, ये लगातार ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी। अब जब ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी डियर स्टूडेंट, तो इसको क्या लगेगा कि रे कहीं पीछे से आ रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको क्या लगेगा, रे कहीं पीछे से आ रही है। तो यार रे पीछे से आ रही है, ऐसा कैसे हो गया? हम तो इमेज मानते हैं जहां पर वहां से हम देखते हैं कि रे पीछे से आ रही है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इमेज इस मिरर 1 ने बनाई थी इस ऑब्जेक्ट की, जो इमेज इस मिरर 1 ने बनाई थी इस ऑब्जेक्ट की, वो इमेज वर्क करेगी एज अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये जो इमेज बनी हुई है ड्यू टू मिरर 1, इट विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। इट विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। तो यहां पर क्या होगा, लेट सपोज कि एक रे हमारे पास इस तरीके से जा रही है, इसको हम पीछे ऐसे फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं, और ये वाला जो हमारे पास इमेज था, इससे एक पैरेलल रे डालते हैं। मैंने बोला 2 रेज होती हैं, तो एक पैरेलल रे डालते हैं, तो पैरेलल रे यहां से सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है चीजें? ठीक है। तो यहां पर एक और इमेज यहां पर बनती हुई हमें नजर आएगी, और वो कौन सी इमेज होगी? इसको ऑब्जेक्ट मानकर जो मिरर 2 ने एक इमेज बनाई, तो हम क्या लिख देंगे इसको, I2। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ मैंने कम बनाया, इस तरफ थोड़ा सा ज्यादा बन गया, उसकी टेंशन मत लो। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो कितनी डिस्टेंस होगी भाई? जितनी इमेज की डिस्टेंस होनी चाहिए उतनी किसकी, ऑब्जेक्ट की इमेज होनी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होनी चाहिए। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस में। तो यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मिरर 2 से, ये B, ये A, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दिस शुड बी ऑल्सो A, बिकॉज यहां से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी और ये इमेज की डिस्टेंस थी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, A और A मिलकर 2A हो गए, और ये प्लस B। क्या मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है? एक ही अभी अब तक हमने मिरर यूज किया है, मिरर 1 से एक रे रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर मिरर 2 में पहुंचेगी, फिर से ये मिरर 1 पर पहुंचेगी, और फिर से ये मिरर 2 पे पहुंचेगी। एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई ये वाला मिरर ऐसे ही बैठा थोड़ी रहेगा, वो कहेगा यार मैं इमेज से ही तो इमेज दोबारा थोड़ी बनाता रहूंगा, मुझे भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, रखा है ना इसके पास, तो ये इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बनाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए लेट सपोज कि ये एक रे गई और एक रे ऐसे पैरेलल जाती है, तो ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और ये वाली रे वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये वाली रे तो पीछे से आती हुई कहीं से दिखेगी, और ये बन जाएगी हमारे पास, लेट सपोज दिस इज इमेज 3। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमने बताया कि इमेज कौन सी बन गई, I3। सो अब अगर I3 इमेज बन गई, तो ये I3 इमेज विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1। हां, यही तो होना है। अभी जैसे हमने देखा था कि जो हमारी I1 वाली इमेज थी, I1 वाली इमेज किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर गई थी, मिरर 2 के लिए। इसी तरीके से हमारी जो I3 वाली इमेज है, इट विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1। कैसे, देखो यहां पर ये जो रे यहां से निकल के आई है, ये क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर की तरफ, फिर से अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। नॉर्मल से जितना इंसिडेंस एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां पे I इक्वल टू R। ये तो बात समझ में आ रही है, हमने पहले भी किया हुआ है, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा हूं, बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हो। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये रे भी कहां से आती हुई दिखाई देगी, ये रे भी हमें ऐसे पीछे से आती हुई दिखाई देगी, और ये रे एक तो पीछे से आती हुई दिखाई देगी, एक हम पैरेलल रे डालेंगे तो वो रे हमें यहां से आती हुई दिखाई देगी, और यहां पर बन जाएगी एक और इमेज, वी विल कॉल इट एज I4। अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि I4 का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है A प्लस B प्लस B। ठीक है, ये I3 ही तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, तो A प्लस B कितना हो गया, A प्लस 2B। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम I4। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से मल्टीपल फिनोमिना लगातार कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा।
और यहां पर बन जाएगी इनफाइनाइट इमेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी तुम देखोगे मिरर्स आर पैरेलल, टू मिरर्स आर पैरेलल, देयर विल बी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। आखिरी में एक फॉर्मूला भी बताने वाला हूं तुम्हें, जहां से तुम आसानी से पता लगा पाओगे कि इनफाइनाइट कैसे निकलता है। चलो अभी के लिए इतना ही समझना है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ, जहां पर हमारे मिरर्स पैरेलल नहीं होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, दूसरा एंगल लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, सो व्हेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर, दूसरा केस देखते हैं कि कैसे उसमें कितनी इमेजेस बनती हैं और कैसे बनती हैं। ठीक, नेक्स्ट केस। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे कंडीशन की तरफ, जहां पर हम समझेंगे कि जब मिरर जो हो वो 90 डिग्री एंगल पर हो, यानी कि दोनों के दोनों मिरर अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तब कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे और कैसे बनेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर दो मिरर बना रखे हैं, तुम्हारे सामने दिख रहा है तुम्हें मिरर 1 एंड मिरर 2, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्रीज। ठीक, परपेंडिकुलर। नाउ एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम कहीं पर भी, लेट सपोज हियर इज द ऑब्जेक्ट ओ। ओके, यहां पर हमने इसको इस तरीके से डिस्टेंस मान ली, इस वाले मिरर से, मिरर 2 से कोई भी डिस्टेंस हम ले सकते हैं y डिस्टेंस, और मिरर 1 से हम मान लेते हैं x डिस्टेंस, चलेगा। ओके, थोड़ा स्ट्रेट बनाता हूं इसको, तो यहां पर हमने डिस्टेंस मान ली, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ऐसे लिख दिए x, y। ठीक है, ये डिस्टेंस x मान ली और ये डिस्टेंस y मान ली। अब इस ऑब्जेक्ट से जो इमेजेस बनेंगी, दोनों मिरर के लिए बनेंगी, एक इस मिरर के लिए बनेगी, इस मिरर के लिए, जो कि बहुत आसानी से हमें समझ में आ रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहां से इस मिरर के लिए लेट सपोज मैं एक रे डालता हूं बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, ये स्ट्रेट रे डाली, नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी 0 डिग्री, तो नॉर्मल से जब 0 डिग्री बनाएगी तो जैसे जाएगी अपने पाथ पर वापस आ जाएगी, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट से जब वापस जाएगी तो हमको क्या लगेगा, कहीं पीछे से आ रही है। इस तरीके से ऐसे हम रिट्रेस करेंगे पाथ को। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक और रे चाहिए होगी हमें इमेज बनाने के लिए, जो हमने एक रे यहां से डाली जो रिफ्लेक्ट होके वापस इधर चली गई और हमको क्या लगेगा, कहीं पीछे से आ रही है। तो इस जगह पे ये एक और इमेज बनेगी, पहली इमेज, जिसको हम बोल दे रहे हैं I1। किसने बनाई, ये M2 ने बनाई। किसकी इमेज बनाई, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो जितना ये ऊपर होता है ऑब्जेक्ट, उतना ही नीचे इमेज बनती है। पता है तुम्हें, बड़ी आसानी से बात समझ पा रहे हो। तो कितना ऊपर है, ये y डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, और अगर हम नीचे की बात करें तो कितना नीचे आएगा, y डिस्टेंस ही नीचे आ जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं तो भी क्या, बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेट है y वाला, वो कहां चला गया, नेगेटिव में। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस इमेज का कोऑर्डिनेट हो गया x, माइनस वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, x, माइनस वाई। नाउ एक इमेज बन गई। अब हम दूसरी इमेज की बात करते हैं M1 से। तो यहां पर हमने एक स्ट्रेट रे डाली जो कि अपने ही पाथ पर वापस आ जाएगी और हमको लगेगा कहीं पीछे से आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने पीछे रे बना ली। फिर एक और रे हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए डाली, जो कि इस पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो गई मिरर से और इस तरीके से पीछे मिला है। तो यहां पर दिस इज आवर इमेज 2। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन लिखना चाहूं तो जो y का कोऑर्डिनेट है, जो y की ऊंचाई है, वो तो सेम आएगी, जितना ये ऊंचा उतना ही ऊंचा, लेकिन x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, नेगेटिव। सो वी विल राइट इट एज नेगेटिव x, y। समझ में आ रही है, दोनों इमेजें बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जो अगली इमेज है, क्या दो ही इमेज बनेगी, क्वेश्चन पहला ये आता है, लिंक दो इमेज नहीं बनेगी, इसमें और भी इमेजेस बनेगी। तो वो इमेजेस कौन सी होंगी, तो पहले ये दोनों इमेज तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं अगली इमेज की, जो परपेंडिकुलर मिरर्स की वजह से बनती है, उसका अलग डायग्राम बनाते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर मिरर्स हैं। ठीक है, हमने मान लिया दिस इज आवर मिरर 1 एंड दिस इज आवर मिरर 2। ओके, मिरर 1 एंड मिरर 2, इस तरीके से हमने मान लिया। अगर हम पहले वाली दो इमेजेस याद करें तो मैं कहता हूं कि यहां पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है और इस तरीके से मैंने यहां पर इस पे एक नॉर्मल डाला हुआ है इस वाले मिरर पे, और इसके सामने मुझे यहां पर एक इमेज बनती हुई दिखती है जिसको हमने I1 बोला था। इसी तरीके से हमने एक नॉर्मल इस वाले मिरर पे डाला और इसके जस्ट सामने हमने एक इमेज बनाई थी जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था I2। थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल यहां पर होगा लगभग। ओके, यस,
ठीक है, तो ये दोनों इमेज हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम अगली इमेज की बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमने ये I1 इमेज बनाई थी, इसमें हमने क्या किया था, बाहर की तरफ रे डाली थी जो कि बाहर ही निकल गई थी। ठीक है, इसका इस मिरर से कोई लेना देना नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमेशा जो रेज है वो तो सारी डायरेक्शन में जाती हैं, यानी कि रेज इस डायरेक्शन में भी आएंगी और इस डायरेक्शन में भी जाएंगी। तो लेट सपोज कि कोई रे अगर इस डायरेक्शन में आ जाए, इस तरीके से, लेट सपोज कि इस तरीके से कोई एक रे इधर की तरफ आ गई, इंसिडेंट रे, तब क्या होगा, तब क्या होगा डियर स्टूडेंट, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, वो नहीं होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर मैंने एक नॉर्मल बना लिया, दिस इज इंसिडेंट एंगल, इसी के इक्वल, लगभग इक्वल हम क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्टेड एंगल बना लेते हैं और रिफ्लेक्टेड रे भी बना लेते हैं। इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड। ओके, अगर हम देखेंगे तो ये रे पीछे मिलाने पर हमें I1 से मिलती हुई दिखाई देगी। ये रे हमें कहां मिलती हुई दिखाई देगी, I1 से। यानी कि जो इस मिरर पर रे आ रही है रिफ्लेक्ट होके यहां से, वो इस मिरर को क्या लगेगा, कहां से आ रही है, I1 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि I1 वाली जो इमेज है वो बन जाएगी ऑब्जेक्ट, किसके लिए, मिरर 1 के लिए। इस वाले मिरर के लिए इमेज क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से भी तो रिफ्लेक्ट होगी, ये भी तो एक मिरर है, रिफ्लेक्ट होगी यहां से भी। एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल के ऐसे हमने एक रिफ्लेक्टेड रे और बना ली, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे। इसको जहां हम पीछे मिलाएंगे वहीं पर क्या बनेगी हमारी, वहीं पर बनेगी हमारी इमेज। ठीक है, लेट सपोज कि यहां पर हमने इसको पीछे बढ़ा दिया। अब हमें तो नहीं पता कि भाई इमेज कहां बनेगी, क्योंकि एक रे से तो इमेज बनती नहीं है। इमेज कितनी रे से बनती है, इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इमेज कितनी रेस से बनती है, इमेज बनती है 2 रेस से। तो दूसरी रेस कौन होती है, बाय डिफॉल्ट हम दूसरी रे कौन सी मानते हैं, पैरेलल रे। अब लेकिन यहां मिरर तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं चलो मिरर है, ऐसे एक्सटेंड कर लिया, एक पैरेलल रे यहां से हमने और डाली, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। तो पैरेलल रे जहां पर भी काटेंगे दोनों रेस मिलके, वो क्या बन जाएगा हमारा, इमेज 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, किस तरीके से हमने इमेज 3 बनाई है। ये एक हमने एक रे डाली यहां से पैरेलल, और एक रे हमारी ये गई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, इसलिए ये हमारी इमेज 3 बन गई। ओके, अगर मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करूं, इक्वल डिस्टेंस पे रखें इमेज को भी, तो लगभग थोड़ा सा इधर आ जाएगा ये। ओके, ठीक है। अब बात आती है इमेज 3 बन गई, लेकिन हमने ये किसके लिए देखा, ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट यहां मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट है जो, ये हमने मिरर 2 के लिए देखा। सेम कॉन्सेप्ट हम मिरर 1 के लिए भी सोच सकते हैं। जैसे हमने मिरर 1 के लिए जो रेस इस वाली इमेज को बनाने के लिए डाली थी, वो कहां की तरफ डाली थी, बाहर की तरफ, और वो बाहर ही निकल गई थी, अंदर तो नहीं आई थी। लेकिन अंदर भी तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है जनाब, क्यों नहीं आएगी। तो हम अंदर की तरफ अगर रे लें, लेट सपोज हमने एक ये रे ली, दिस इज अ इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर से इस तरीके से। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा सही से बनाते हैं ताकि गलती ना हो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है ये। ठीक है, पैरेलल रेस स्केल के है, स्केल से बनाओगे अच्छे तरीके से तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी। यहां मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, लेट सपोज यहां पर आए, और ये कहां पर मिलती हुई दिखाई देगी हमको, पीछे। 1 मिनट, इसको मैं सही से बनाता हूं दोबारा, ये ऐसे। ठीक है, कहां पर मिलती हुई दिखाई देगी हमको, पीछे अगर बढ़ाएंगे तो हमको मिलती हुई दिखाई देगी I2 से, ऐसे आती हुई दिखाई देगी जैसे I2 से आ रही है ये रे, इस तरीके से। ठीक है, I2 से। लेकिन क्या वास्तव में I2 से आ रही है, नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगेगा इस मिरर को कि रे कहां से आ रही है, I2 से आ रही है। अगर ये I2 से आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर एक हमने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल से फिर से हमने एक रे रिफ्लेक्ट करा दी, रिफ्लेक्ट कराएंगे तो यहां की तरफ जाएगी, इसको पीछे करके मिलाएंगे। पीछे जब हम करके मिलाएंगे तो यहीं पर मिलेगा, थोड़ा सा मैं यहां पर इसको करेक्ट करता हूं, यहीं पर मिलेगा I3 पर, और जब ये I3 पर वापस आकर मिलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से एक और इमेज कहां बन गई, I3 पर बन गई। यानी कि I3 वाले पॉइंट पर 2 इमेज बनी, एक तो इस मिरर ने बनाई और एक इस मिरर ने बनाई, और दोनों ने मिलकर एक ही पॉइंट पर बनाई, यानी ओवरलैप हो गई इमेज, और ओवरलैप होकर दोनों इमेज मिलकर क्या दिखेगी, एक इमेज दिखेगी। यानी कि परपेंडिकुलर मिरर होगा तो बनेंगी कितनी टोटल इमेजेस, 4, लेकिन दिखेंगी कितनी इमेजेस, ओनली 3। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलो फिर बढ़ते हैं अगली, थर्ड पार्ट, एनी एंगल बिटवीन मिरर्स। ठीक है, हमने मान लिया कि मिरर के बीच में एंगल था थीटा। अब अगर थीटा एंगल था, जैसे मान लिए कि ये मिरर है, 2 मिरर हमने कोई भी बना लिए, ये बना लिए, ठीक है, इनके बीच में हमने लेट सपोज ले लिया कितना एंगल है,
थीटा, और यहां पर कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो इससे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी ये निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताऊंगा और उस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करना, तुम्हें आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, सबसे हमें पहले फाइंड करना है एक्स। एक्स इक्वल टू होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। ये जो थीटा एंगल दिया है इसको डिवाइड कर देना 360 डिग्री से, तो तुम्हें मिलेगा एक्स। तो क्या यही नंबर ऑफ इमेजेस है? नहीं, ये नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है। नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? इसमें 2-3 केस बनेंगे। ठीक है, पहला केस मैं यहां पर लिख रहा हूं, केस वन, जब व्हेन x इज इवन, जब x इवन है। अगर x इवन होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 1। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने कहा थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 60 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता तो 360/60 कितना आता? 6, यानी कि x कितना हो जाता? इवन। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? 6 माइनस 1 5। ठीक है, यानी कि हम n इक्वल टू और डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए? व्हेन x इज इवन। लेकिन अगर यही x ऑड हो जाए, केस 2, यही x क्या हो जाए? ऑड, तो कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, ऑड अगर ये x आता है, लेट सपोज कि थीटा इक्वल टू दिया होता 72 डिग्री, तो 72 डिग्री से हम 360 को डिवाइड करते तो 5 आता, ऑड नंबर आता। तब ऑड नंबर आएगा तब क्या करेंगे? यहां पर 2 केस होते हैं, इस केस में 2 केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होता है ये मैं बताता हूं पहले, उसके बाद इसको देखेंगे। सिमेट्रिक का मतलब है जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का जो है पॉइंट है उसको हम दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जब मिलाएंगे, ये जो लाइन बनेगी, ये एंगल देखेंगे हम θ1 और ये एंगल θ2। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? सिमेट्रिक है। और अगर ये दोनों एंगल बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक है। ठीक है, नहीं है, नॉट इक्वल टू θ2। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाएंगे, मिलाने वाली लाइन से जो एक मिरर से एंगल बन रहा होगा और जो दूसरे मिरर से एंगल बन रहा होगा, अगर वो दोनों इक्वल है तो सिमेट्रिक है ऑब्जेक्ट, अगर वो दोनों अनइक्वल है तो ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक है। अगर वो सिमेट्रिक है तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड, यानी नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू x माइनस 1। वही फॉर्मूला है जो पहले था इवन के लिए, यानी जो इवन के लिए फॉर्मूला वही सिमेट्रिक के लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर वो एसिमेट्रिक हो गया तो n विल बी इक्वल टू x। अब यहां पर -1 नहीं करना है, इज दैट क्लियर? -1 नहीं करना है यहां पर, अगर ऐसा केस दिया हुआ है। तीसरा केस हम बात करेंगे, केस 3, व्हेन x इज डेसिमल। ठीक है, अगर डेसिमल में वैल्यूज आ जाए, जैसे कि मान लो 4, 5, 6 इंटीजर है, इसकी जगह पे आ जाए 4.2, 4.3, लेट सपोज कि x की वैल्यू आ गई 4.3, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी? नंबर ऑफ इमेजेस में हम क्या देखेंगे? जो मैक्सिमम इंटीजर होगा हमारा, इसमें मैक्सिमम इंटीजर क्या है? 4। जैसे 5.2 होता तो मैक्सिमम इंटीजर कितना होता? 5। तो जो मैक्सिमम इंटीजर होगा हमारा, दैट विल बी अवर नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहां पर हम x को कितनी वैल्यू लेंगे? x की वैल्यू ले लेंगे यहां पर 4। अब जब x की वैल्यू 4 ले ली तो उसके बाद हम सोचेंगे कि ये इवन है या ऑड है। इवन है तो x माइनस 1 हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस, ऑड होगा तो ये वाले फॉर्मूले से लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम इंटीजर को चूज करना है। सो आई होप कि तुम्हें ये चीजें बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी और मजा आ रहा होगा तुम्हें लेक्चर में। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।